सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, तोशाखाना केस की समाअत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर मामलात लिफ्ट के इर्द गिर्द घूमते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम को सजा में रिलीफ नहीं मिल सका। हुआ कुछ यूं के इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि समाअत 3 दिन बढ़ाकर पीर को कर लेते हैं। इस पर चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा बहुत बरहम हो गए और बोले कि जी अब वो अदालत नहीं आएंगे, जो मर्जी फैसला कर लें। गुस्से में भरे लतीफ खोसा साहब वकीलों के झुरमुट में लिफ्ट के अंदर गए, जो अचानक बंद हो गई। पूरे पौने घंटे बाद हमने फिर देखा कि 17 वकला को रेस्क्यू एहलकारों की मदद से बाहर निकाला गया। अच्छा, बाद सहाफियों ने जुमला कसा कि पहले PTI को अदालत में लिफ्ट ना मिली और फिर हकीकत में लिफ्ट फंस गई। अच्छा, दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 70 साला चेयरमैन PTI की सेहत गिर रही है और जेल में उनकी जिंदगी को संगीन खतरात भी लाहक हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे और हालात वाक़यात के पेश नज़र कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौमी असम्बली के नए इंतखाबात कब होंगे। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का मौजब और सियासतदानों की बालिग नजरी पर सवालिया निशान भी है। अच्छा, तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में कानूनी तकाज़ों पर पूरी तरह अमल किया जाता है। आप अमरीकी आइन में देखें तो यहाँ तक दर्ज है कि जी हर 4 साल बाद सदर का इंतखाब किस तारीख को होगा। अब इसे आगे पीछे करने की जरूरत किसी को होती नहीं है। और एक हमारा आइन है जो मोम की नाक बना हुआ है, जो जब चाहता है अपने मुफाद के मुताबिक मोड़ लिया जाता है। अच्छा, शायद मुल्क में जारी जो सियासी और जो मुआशी इंतशार है उसकी जो असल वजह है वो भी शायद जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता मामलात बेयकीनी का शिकार रहेंगे। इसलिए अब भी अगर सब ने इख्तिलाफात को भुलाकर सियासी निज़ाम को मुस्तहकम करने का नहीं सोचा तो शायद फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाए। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आमिर ज़ियाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं हसन रज़ा पाशा साहब से शुरू करना चाहूँगी। पाशा साहब, ये बड़ा शोर हम सुन रहे थे सितंबर का, अभी मियाँ साहब की जो वापसी है अक्टूबर के बस तक टल गई है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी जो वजह है, कुछ लोगों को लगता है कि हल्का बंदियाँ भी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं अदालती मामला इसकी वजह हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, मियाँ साहब की वापसी हाल दो के नायली की हवाले से तो कानून साजी हो गई, लेकिन जहाँ तक उनकी कन्विक्शन है उसके हवाले से तो कोई कानून साजी इनको बचा नहीं सकती। इनको अल्टीमेटली जब वो तशरीफ लाएंगे तो मामला वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था, यानी कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे। और चूंकि अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन अंडर सेक्शन 426 CRPC देंगे। तो अकॉर्डिंगली उनकी अगर बनती हुई तो वो सस्पेंड कर देंगे, अदरवाइज वो उनको अंदर रहना पड़ेगा। तो ये कानूनी रास्ता लाजमी होगा उनको इख्तियार करना। ठीक है, ये लाजमी होगा उनको इख्तियार करना। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कुंवर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं इंतखाबात की तारीख में अब सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं रहा है, तो क्या जो सदर हैं तरमीमी बिल तनाज़े की तरह कह लें कि सब्र का घूंट पी लेंगे या इलेक्शन की कोई तारीख दे ही डालेंगे? क्या समझ आता है? वैसे ये अलग बात है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद इस बार भी कह लें कि कुछ अमल नहीं हो सकेगा, ये सवाल उठाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि 16 सितंबर तक तो घुमसान का रन पड़ने वाला है, ये बात तो बड़ा वाज़े नज़र आ रही है। और इसके अंदर सदर हाउस और तरीके से हमारी जो एक इंसाफ वाले इदारे हैं उनका झुकाव जो है वो तो हमें वाकई नज़र आ गया है कि वो किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ गैर मुल्की जो जितने भी सहाफ़ी हैं या गैर मुल्की जो सफ़ीर हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तीसरी तरफ जो है वो हुकूमत और कौमी सलामती के इदारों को बाकायदा जो है वो तनकीद के निशाने पर रखा गया है। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा जिसमें तमाम, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो माजी की हुकूमती जमातें हों, वो सब इकट्ठी हो जाएंगी। और वो किसके खिलाफ इकट्ठी होंगी, जाहिर है उनका निशाना जो है वो रावलपिंडी होगा। अब दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात कर लें कि नवाज शरीफ साहब के लिए तो अभी मुतअद्दिद डेटें दे चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। हद यह है
कि उनके भाई वजीर आजम थे, वो गोल्डन ऑप्शन थी, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं आ सके। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर 16 सितंबर के बाद एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो क्या कानून से हट के फैसले करेंगे, क्या आइन से हट के फैसले करेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा। और जो भी जब किसी को अल्लाह ताला हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है, और जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे जो कि बहुत कम अरसे के लिए होगा, तो वो अपनी एक लेगेसी को छोड़ के जाना चाहेंगे। और जाहिर है वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली है और उनका पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार है। वो जाहिर है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कोई ऐसा फैसला करना जो आइन से मुतज़ाद हो। अब जो हालात नजर आ रहे हैं कि वो इतने पेचीदा बनाए जाएंगे जिसमें एक आइनी बहरान पैदा किया जाएगा, एक ऐसा बहरान जिससे जो है गैर आइनी कुव्वतों को जो है मौका दिया जाए ताकि वो किसी सूरत अपना किरदार अदा करें। ये बड़ा खतरनाक अमल है और मेरे ख्याल में हम एक डेंजरस गेम के पहले ही एंटर कर चुके हैं। और ये जो डेंजरस गेम है इसका आगाज 20 तारीख के उस ट्वीट से शुरू होता है जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बाकायदा जो है वो करते हैं। और किसको करते हैं? गैर मुल्की इदारों को जो है वो गैर मुल्की जो ममालिक हैं उनके हवाले से अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। ये बड़ा मेरे ख्याल में एक ऐसा फेल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले जहां सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिलना पसंद करते। अब मसला ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर जो है अगर किसी से भी मिलना चाहे तो उसको बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को खत लिखना पड़ता है कि मैं फलाने फलाने से मिलना चाहता हूँ। डायरेक्टली फ़ोन करके डायरेक्टली जो है वो इस तरह से किसी के पास पहुँच जाना, मेरे ख्याल में ये बाकायदा हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे कवानीन हैं जो कि जो सिफारतकारों के लिए हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा और अमेरिकन सफीर दोनों की जो है जवाब तलबी होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सलामत। ठीक है जी, ठीक है अब्दुल्ला साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जी आमिर ज़िया साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आमिर साहब, आज हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब वकीलों के साथ पौना घंटा लिफ्ट में फंसे रहे, उसमें फिर आपको पता बड़े तबसरे होते रहे, पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी हमारी कौम भी ऐसी ही लिफ्ट में फंसी हुई है, कहीं इलेक्शन की तारीख का मसला है, कहीं तोशाखाना केस है, कहीं कानूनी, कहीं आइनी जंग है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं अपीलें और तारीख पे तारीख, यानी रोज़ एक नया तमाशा है। तो क्या हम कह सकते हैं आमिर ज़िया साहब कि कोई भी जो जंग है वो आवाम की जिंदगियाँ बदलने के लिए लड़ी जा रही है? अच्छा, एक तो दिलचस्प बात ये कि कुछ हमारी कौम का मिजाज जो हो गया वो टिकटॉक वाला हो गया, और जिस चीज पे बड़ी तशवीश होनी चाहिए थी उस पे भी हमें जुमलेबाजी से हम लोग बाज नहीं आते। ज़ाहिर है कि कोई मुश्किल में हो बेचारा फंस जाए तो ज़ाहिर हमदर्दी की जाती है, उसका इस तरह से मजाक भी नहीं उड़ाया जाता। ठीक है ना, तो वो हमारे एक मैं समझता हूँ कि हमारी जो गिरावट आई है और हम सोशल मीडिया का जो एक मिसयूज है उस पर हम इस तरह की चीजें देखते हैं जिसको किसी भी तौर वो कोई भी फंसे तो वो चीज खुशाइन नहीं है, अच्छी बात नहीं है, दुख होता है उस बात पे कि हमारे यहाँ लेवल ऑफ डिबेट क्या हो गया। दूसरी बात आपने फिजा साहब ये की कि मुल्क जो है यकीनन अभी जैसे गुल साहब भी फरमा रहे थे उससे पहले भी कि मुल्क जो है बड़े गंभीर जो है उसके सामने चैलेंजेस हैं, बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं, और उसमें चाहे माशी बुरहान हो, चाहे इस मुल्क का सियासी बुरहान हो, चाहे इस मुल्क का तो आईनी बुरहान भी है। और इस मुल्क के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। पड़ोस जो है वो मतलब है उसकी गाड़ी जो है वो पटरी के ऊपर रवां दवा है, वो चांद पे जो है वो अपना झंडा गाड़ रहा है। हम लोग जो है अभी तक हमारे जो हजरात हैं वो चांद तलाश करते हैं दूरबीन के जरिए, तो बड़ा फर्क आ गया है। और उसके मैं समझता हूँ जो भी मुल्क वतन पाकिस्तानी है वो इस तमाम सूरत हाल से बड़े इस्तिराब का शिकार है, बहुत दुखी है वो, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इसका बहुत पोटेंशियल है और बहुत जबरदस्त कौम है। हम जो हमारे लोग हैं मेहनत कश हैं, इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है हमारे पास, उसके बावजूद जब हम जिन जगहों पे फंस गए हैं उसका हम जिम्मेदार किसको करार दें। तो मुझे ऐसे लोग हमेशा ही कहते हैं कि हमारी हुक्मरान अशराफिया ने पाकिस्तान को नाकाम बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। और जो लुबे लुबाब ये कि अगर 20वीं सदी के जो लोग मसला थे, देखिए जो कहा जाता था, हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब ने क्या किया इस मुल्क के साथ, इस तरह की लूट मार की, जो दीगर सियासी जमातें हुक्मरान रही हैं उन्होंने क्या किया, उसके अगर पूरा मतलब है कि तस्वुर ये किया जाए कि इनकी सियासत की बहाल करने के लिए ये तमाम तमाशा रचाया गया है, तो फिर तो बड़े दुख की बात है। और उसके बाद जो है मतलब है लोगों में अदम इत्मीनान बढ़ेगा, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि बिजली के बिलों पर लोग जो है बहुत बिखरे में हैं। आपकी इजाजत से आमिर ज़िया साहब, ठीक है अली गौहर साहब,
हमने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है और दूसरी हुकूमत आती है, यानी कोई और पार्टी आती है, तो कहती थी पिछले वाले करके चले गए थे तो अब हम तो ठीक करने में लगे हुए हैं। अब आप लोग जो एक 13 जमातों की हुकूमत गई, अब निगरां हुकूमत है, निगरां के लिए भी चैलेंज तो होगा, सबके सामने है। तो अब यानी ये भी कहा जाएगा कि जी अब ये 13 जमातें पीछे थी, 16 महीने में करके चले गए, तो वो इतना चैलेंज छोड़ के चले गए कि समझ नहीं आ रहा। और आइंदा जो हुकूमत आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। जैसे आप लोगों ने कहा ये तो PTI वाले हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के चले गए चैलेंज, हमने तो बड़ी कोशिश की 16 महीने इसको ठीक करने की। जी फिजा, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये एक हकीकत है कि हमारी सोसाइटी में एक टिल्ट है, हमारी सोसाइटी में एक तकसीम है, हमारी सोसाइटी में चाहे कोई सियासतदान है, ज़ाहिर है सियासतदान तो किसी न किसी पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन हमारे माशरे के बाकी भी जो हिस्से हैं वो भी, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो तजियाकार हों, चाहे वो कोई TV एंकर्स हों, तो वो एक टिल्ट तो आपको वाज़ेह नज़र आता है। और उससे जो है और उस तकसीम में जिस कदर उसके पॉजिटिव कम और नेगेटिव असरात हमारी सोसाइटी पे ज़्यादा है। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये अभी सदर साहब की आप कर रहे थे, सदर साहब तो अब भी एक पार्टी की ईवान सदर में बैठ के सियासत कर रहे हैं और ये एक हकीकत है, उससे कोई इल्ज़ाम नहीं किया जा रहा। इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा सियाको सबाक के हवाला से कि एक वक्त था कि जब इलेक्शन कमीशन खतूत पे खतूत लिख रहा था और यही शख्स जो अभी जेल में बंद हैं, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की मसनद के ऊपर मुसल्लत थे और ये उनके खतूत का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते थे और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त ये EVM मशीनों के ज़रिए अगले आने वाले इलेक्शन चुराने की प्लानिंग में मसरूफ थे। दूसरी गुजारिश ये है कि ये कह देना सिर्फ मुनासिब नहीं है कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये हम कहें पिछली हुकूमत ने कर दिया, इसीलिए तो हम अपनी हुकूमत का कंपैरिजन 13 से 18 वाला करते हैं कि भाई हमारी हुकूमत को चैलेंजेस थे। जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुल्क में दहशत गर्दी थी, मुल्क में अमन नहीं था। हमने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया, हमने पाकिस्तान को माशी तौर पर बेहतर किया, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई थी 2018 का इलेक्शन चुराने की? क्या ज़रूरत आई थी उस सियासी लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई करने की? क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वोट चोरी करने के लिए जो है उन लोगों को जेलों में बंद किया जाए? पूरे पाकिस्तान को सिर्फ एक शख्स को और जो है वो, मतलब मैं तो कहूँगा कि नाउज़ बिल्लाह सादिक और अमीन जैसे अल्फाज जो कि कतई तौर पर किसी आम आदमी के लिए मुनासिब ही नहीं है, ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किए गए। तो हम तो तमाम इंसान बासियत बशर गुनाहगार हैं, लेकिन सादिक और अमीन के अलकाबाज से नवाजा गया, बाकी लोगों को सिसिलियन माफिया करार दिया गया, उनको दीवारों के अंदर चुनवाया गया, फिर एक शख्स को मुसल्लत करके इस पाकिस्तान की मईशत सियासत का भट्ठा बिठाया गया डॉक्टर साहब। फिर ये कंपैरिजन किया जाए कि पिछले वाले ठीक नहीं या अगले वाले ठीक नहीं, उस वक्त से पाकिस्तान आज तक नहीं संभला, ना हमारी हुकूमत संभाल सकी। चले हम भी आगे चलते हैं, आपकी इजाजत है, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ क्योंकि हसन रजा पाशा साहब अगले सेगमेंट में हमारे साथ नहीं होंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आपकी इजाजत से। अली गौर साहब, मैं हसन रजा पाशा साहब अगर हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा पाशा, जो तोशाखाना केस है, अब ये देखा इसमें रिलीफ नहीं मिला अभी और अगले हफ्ते तक ये अभी टल गया है, तो क्या ये केस सितंबर तक जाता दिखाई देता है? बहुत से लोग डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई फैसला अगले हफ्ते तक आने का इम्कान है? अब हमने देखा नहीं, अमजद परवेज साहब जो है वो बीमार हो गए और लतीफ खोसा साहब शदीद बरहम हो गए, इस पर भी तबसरे हो रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप आगे? मेरा ख्याल है कि इन हालात में जो खोसा साहब की जो बरहमी है वो जायज है, क्योंकि ये 3 साल सजा है और हम इसको कानून की सजा। अच्छा, आप कह रहे जायज है बरहमी और शॉर्ट, क्योंकि 3 साल सजा है और इसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं इसको। अब मैं सिर्फ एक चीज 1 मिनट लूंगा आपका कि एक सजा जी प्लीज, सजा वो गलत हुई सही हुई जो भी हुआ उसकी अपील प्रोवाइडेड है, कानून में अपील फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने नोटिस एडमिट किया, नोटिस जारी किए रेस्पोंडेंट को जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। उस अपील के अंदर एक पिटीशन थी जिसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, जिसको उर्फ आम में बेल कहा जाता है। तो उसको उस बेल की जब समाअत होती है तो उसमें
जो एविडेंस होती है उसको डिस्कस नहीं किया जाता, उसको आर्गू नहीं किया जाता, बल्कि जो जजमेंट है उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, जो उसमें डेफिशिएंसीज हैं या जो उसमें एरर हैं, उनको आर्गू किया जाता है। और शॉर्ट सेंटेंस की अमूमन जो बेल है वो पहली तारीख पे हो जाती है और हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी डिमांड यही है कि इसकी हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिले हो रहा है ये शायद कुछ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे उनकी वजह से दबाव का शिकार हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो ये नहीं पब्लिक को इम्प्रेशन देना चाहते कि हमने सुप्रीम कोर्ट के तो उसमें दबाव में आके ये फैसला किया है। शायद ये हो, मैं बड़ी अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इतना लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन अगर बनती है तो कर देनी चाहिए। 3 साल सजा है, इसमें कोई ऐसी इम्पिक्यूटी है कोई नहीं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अदलिया का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कौम में इतनी डिवीजन हो चुकी बहुत से मामलात पे देखकर, जिस तरह बड़ा मुझे दुख हुआ ये जो बडग्राम में हुआ था, पूरी कौम एक पेज पर थी। हमने देखा कि पाक फौज भी वहाँ पर थी, वहाँ पर मकामी लोग भी थे जो काम कर रहे थे और वो ऑपरेशन कामयाब हुआ। और उसके बाद घर में बैठे नाजरीन जो देख रहे थे, पूरी कौम दुआ गोती, यानी हम पूरी कौम ने मिलकर उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया, जिसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या एक ट्रेंड चलता रहा कि जी किसको क्रेडिट ज़्यादा जाता है, जिसको देखकर बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम सबको क्रेडिट जाता है, हम सब ने मिलकर उस ऑपरेशन को कामयाब किया। अब हम देखते हैं कि अदलिया के हवाले से भी जो भी मामला होता है उस पर भी तबसरे, तज्जिए शुरू हो जाते हैं और हर चीज को हम शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अदलिया का एहतराम तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट्स का एहतराम करेगा और हाई कोर्ट अपने से जूनियर का ख्याल करेगा और इसी तरह हाई कोर्ट अपने से सीनियर का करेगा। लेकिन देखने में यह आया है कि तकरीबन 1.5-2 साल से एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि तकसीम है, और हमने देखा है फैसलों के अंदर भी फिर वो किस तरीके से 3 का बेंच, 5 का बेंच, और वो सारी, मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन देखें, जो असल बात है वो आमिर ज़ियाद साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है। वो ये है कि कौम का मसला इस टाइम पे जो बेलगाम महंगाई है और जो बिजली के बिल हैं, आप देखें कि ये एक ज़रा सी भी चीज़ ट्रिगर कर जाएगी। पहले ही आपने अभी खुद जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है, ये नहीं देख रहे कि एंड ऑफ द डे पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बच गए। उसमें मीडिया का भी किरदार था, उसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी था, फौज का भी था, लोकल लोगों का भी था, सिविल डिफेंस वालों का भी था, यानी कि सबका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड रिजल्ट सबका किरदार था ना, तो क्रेडिट की बात क्यों शुरू हो गई? क्रेडिट पे होना ही नहीं चाहिए। असल बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि लोगों में जो है, और अगर इसको महंगाई और बिजली के हवाले से मजीद ये बढ़ा तो मैं समझ रहा हूं कि खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ा अनरेस्ट जो है वो हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी के पेट के ऊपर जब पत्थर मारते हैं तो फिर उसके नताइज खतरनाक होते हैं, चाहे वो माजी की हुकूमतों ने किया, चाहे वो मौजूदा हुकूमत बढ़ा रही है, चाहे वो IMF की वजह से हो रहा है, लेकिन आम आदमी पिस रहा है। ये है एक रियलिटी। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके जो अशराफिया है वो तो बहुत उसके अल्ले तल्ले हैं, लेकिन गरीब आदमी के वक्त 2 वक्त की रोटी जो है उसके पास नहीं है, ये एक अच्छी खुशाइंद बात नहीं है। मैं आज बड़ा अच्छा कि मौजूद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जिरा पुल का वो इजाजत दे दी, लेकिन क्या एक पुल जो बनाने के लिए वजीर आजम की इजाजत होनी चाहिए? क्या ये लोकल लोगों कमिश्नर लेवल का काम जो कि वजीर आजम कर रहे हैं? ठीक है जी, ठीक है जी। सब मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हसन रजा पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आमिर ज़िया साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब ब्रेक से पहले मौजूद थे और अभी हमने ज्वाइन किया है बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी तैयब बलोच ने। बहुत शुक्रिया तैयब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, बाकी मेहमानों की तरफ आने से पहले ज़रा तैयब को पहले मैं शामिल गुफ्तगू कर ली। तो तैयब, आप कोर्ट इशूज़ को कवर करते हैं। तोशा खाना का मामला आज सारा दिन जारी बात है ज़ेर बहस रहा, आज भी रिलीफ नहीं मिल सका। उसके बाद जो खबरें डिस्कस होती रही, अमजद परवेज साहब जो हैं वो बीमार हो गए, सुना कि डिहाइड्रेशन का इशू हो गया, और फिर हमने देखा लतीफ़ खोसा सब बड़े सुना बरहम हो गए, बड़े नाराज़ हो गए। फिर वो जो लिफ्ट में 17 लोग थे, लिफ्ट भी फंसी रही, पौने घंटे के बाद वो उतारा गया उसको, कि सारा मामला क्या था और आगे क्या फिर देखते हैं आप? देखें, सिंपल बात है कि अगर हम देखें कि तोशा खाना मामला जो है वो बैक वक्त 2 कोर्ट्स में चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला तकरीबन गैर मुअस्सर हो चुका था, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जिस चीज़ को चैलेंज किया हुआ था वो चैलेंज ही जो है वो उस टाइम चैलेंज किया हुआ था कि जब अभी सज़ा नहीं हुई थी, तो इस वजह से वो एप्लीकेशन तकरीबन गैर मुअस्सर हो चुकी थी। लेकिन उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो अपना बेंच बना के एक ऐसा आर्डर दिया कि जो अपनी सब कोर्ट जो ऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है बादियों नज़र में, और हुआ भी इसी तरीके से। फिर हम ये देखते हैं कि जो तासुर मिल रहा था अमूमी तौर पर अवामी तासुर था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ गए। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इतने बजे तक इसका फैसला कर लें, उसके बाद हम फिर इस मामले को देखेंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये शफाफ ट्रायल का जो होता है या इंसाफ में की फरहमी है, उसमें एक किस्म की रुकावट समझी जा रही थी। इस सवाल से जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसका एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी आया कि ऐसा कभी अदालतों में नहीं होता। अच्छा, तो इसी वजह से फिर जो रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी वो अब मंडे तक मामला चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे आपने कहा कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से, वकील की अदम दस्तयाबी की वजह से, इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम, वो मामला मंडे तक, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला मंडे तक। अभी बड़ा एक मामला बना रहा, हालांकि लिफ्ट रुक गई कि ये ओवरवेट की वजह से 17 लोग एक लिफ्ट में। एक देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तमीराती काम जारी है, काम हो रहा है। तो दूसरा ये है कि जब गुंजाइश से ज्यादा बंदे चले जाएं तो उसमें फॉल्ट आ सकता है। और हुआ भी यही कि मैं एक वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर इंटर होने लगा तो मैंने बंदूक को देखा, मैंने कहा यार इतने बंदे इस लिफ्ट में कैसे आ सकते हैं। तो उसने कहा मेरा पाँव एक आधा अंदर था, लेकिन कहते मैं फ़ौरन मैंने डिसीजन किया, मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएगी, वो वापस आ गए। तो इसी वजह से जब कैपेसिटी से ज़्यादा बंदे हों और एक चीज़ भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुई, तो उसमें ये फ़नी खराबी आ जाना या रुक जाना जो है ये एक आम मामूल सी बात है। इसमें ये ना कहें जी कोई साजिश है, ये मुझे इसमें साजिश नहीं लगती, ये नेचुरली चीज़ें हो जाती हैं जब ऐसे मामला। ठीक है, चले मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बल्कि आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रेक पे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के बाद आपकी तरफ आना था, ब्रेक का टाइम। अगर आमिर ज़िया साहब, जिस तरह तैयब ने एक बड़ा अहम पॉइंट रेस किया कि गुंजाइश से ज़्यादा लोग जब लिफ्ट में सवार हो जाएंगे तो लिफ्ट ख़राब हो सकती है, रुक सकती है। 17 लोग थे, एक लिफ्ट में सवार हो गए तो शायद इसलिए लिफ्ट जो है वो रुक गई। अगर इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत ली, और फिर ये चीज़ क्या पॉजिटिव होती है कि ज़्यादा सारे लोग जो है वो एक हुकूमत में आ जाते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले ही नहीं रहा होता कि ये मामला मेरी वजह से रुका, ये मामला मेरी वजह से आगे नहीं बढ़ा, या चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आती, हर कोई दूसरे पे फेंक रहा होता है। और ज़्यादा जारी बात है, पिछले हमने देखा निगरान हुकूमत से पहले कि 13 जमातें तो थी, बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हम देखते थे कि वो कह देते थे नून लीग से पूछा जाए। फिजा, आपने बड़ा मजे का इस्तियारा बनाया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई वो कहते हैं कि वो अंग्रेजी की मिसाल है ना कि बिल्कुल बड़ी अच्छी आपके जहन में आई बात कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, अंग्रेजी का मुहावरा है। फिर उर्दू में कहते हैं जी साजे की हंडिया बीच बाजार में फूट गई। फिर ये भी बात आपको हमेशा याद रखें कि जब भी एक कहते हैं ना कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होती है, कंसेंसस की बात की जाती है, तो मुझे मार्गरेट थैचर याद आती है, वो कहती थी कि कंसेंसस ऑलवेज लीड्स टू बैड डिसीजन मेकिंग, वीक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जिम्मेदारी जैसे आप हमारी कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात पे कि साजे की हंडिया ने भी बात हो रही थी। गुज़िश्ता 16 माह पाकिस्तान के जब पीडीएम का दौरे हुकूमत था, तजर्बेकार दौरे हुकूमत लोगों का, बदतरीन दौरे हुकूमत था पाकिस्तान की तारीख का 16 माह। उसमें जो पीटीआई पे तनकीद होती थी कि जी इफरात ज़र जो है वो 11-12% है, वो बढ़कर जनाब पिछले माली साल में 29-30% हुआ, पीक के दिनों में 40% तक हिट किया। ठीक है ना। पीडीएम के दौरे हुकूमत में 57.4% जो है रुपी डिप्रिशिएट किया। ठीक है ना। और जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 5% निगरान हुकूमत के दौर में गिरा है। आप सोचें 62% पाकिस्तानी रुपया डिप्रिशिएट किया है। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा बिजली की कीमतों पे लोग खुदसूदियां कर रहे हैं,
लड़ने मरने को तैयार हैं। गुल साहब ने बड़ी, मुझे बिल्कुल इस बात की तशवीश है, मैंने ट्वीट भी ये किया कि इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, कुछ भी हो सकता है इस मामले पे। अब अगर आप इसको जरा सा खुरचेंगे कि बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट है। और ये कैपेसिटी पेमेंट ये है कि जो उल्टे सीधे मुआहदे किए गए 2013 से 18 तक नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, उसका हम आजाब झेल रहे हैं। उससे पहले IPP जो पीपल्स पार्टी ने किए थे मुआहदे, उसकी करप्शन का आजाब झेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है मतलब सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। और आप जो है नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, अली गौहर साहब बैठे हुए हैं। आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से अली गौहर साहब, नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है, आपकी पार्टी के लोग और उनके जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बड़े मुंतज़िर है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। पहले सुनने में आ रहा था कि ये कमिंग मंथ में वो आ जाएंगे, ये आने वाले जो महीने में, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शायद 15-16 अक्टूबर तक वो वापस आएंगे। क्या खबर है? जी जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अभी आमिर ज़िया साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात से कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। जाहिर है जो मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारी सोसाइटी में एक टिल्ट है, तो उस टिल्ट की वजह से लोग जो हैं वो बायस्ड ओपिनियन देते हैं। 13 से 18 में जो महंगाई की शरह थी वो 4% थी, सिंगल डिजिट में थी। और जब 18 में एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाया गया तो उस वक्त ये 17, 18 और 20 तक गई है। फिर जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस किया गया, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, तो उस वक्त के बिजली के रेट उठा लें 5 रुपए यूनिट, 5.5 रुपए यूनिट बिजली पड़ती थी। उसके बाद फिर इनकी गवर्नमेंट में जब आई, जो इनकी पसंदीदा गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी देखें कि बिजली का तमाम चीजों का बेड़ा किस तरह से गर्क हुआ। और मुझे जवाब देने दीजिएगा इस बात का, ये फैक्चुअल बात तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने आपकी बात अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं आमिर ज़िया साहब। अली गौहर साहब सिर्फ एक मिनट, फिर अब्दुल्ला साहब नहीं, अली गौहर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बारी पे बात है, मेरी भी बात मुकम्मल नहीं हुई। आपने जी प्लीज चलें, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, टाइम कम है जी, प्लीज कंटिन्यू जी। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पहले भी वतन ही वापस आए थे, और जब उनको सजा सुनाई गई थी उस वक्त उनकी एहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, वो अपनी बेटी के साथ आए थे। नवाज शरीफ साहब आप भी वापस आएंगे। आज अभी आपने अपने एंट्रो में शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू सुनाई है, वो आकर कानून के आगे सरेंडर करेंगे, उसके बाद जो अदालतें फैसला करेंगी हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन उसके लिए जाहिर है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ही PMLN को लीड करेंगे। हाँ, उसमें कुछ वजूहात हैं जिसकी अब्दुल्ला गुल साहब, ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ठीक है, फिर मुझे तो आपकी तरफ भी आने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब भी आने वाला जो इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेन है, उसमें नजर आएंगे। आगे जाके फिर आपको क्या नजर आते हैं? इंतखाबात आपको कब नजर आते हैं? पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इवन मर्दमशुमारी का भी जो मामला नहीं, हल्का बंदियों का भी है, उसके दौरान भी इंतखाबात हो सकते हैं। आपका तजिया क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अब दो बातें बड़ी अहम है। एक बात यह है कि ये जो 3 दिन पहले असेंबली तोड़ी थी, मकसद ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, लेकिन साथ ही साथ एक मुतजाद ये बात 30 दिन ज़्यादा मिल जाए, जो है वो ये चाहते हैं कि ठीक है जी 1.5 से 2 महीना जो है वो आपके सेंसस के अंदर जो मर्दमशुमारी है उसके अंदर होगा। तो ये फिर 3 दिन पहले क्यों तोड़ी, इसका जवाब मुझे समझ नहीं आया, अभी तक कोई मंतक नहीं समझ आई। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब डेट पे डेट दे रहे हैं। मरियम साहिबा ने पहले 15 सितंबर की बात की थी, अब ये बात जो है वो 15 अक्टूबर पे चली गई है। अब मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि 15 अक्टूबर साल का भी तयन कर लिया जाए तो बेहतर है कि क्या वो 2023 होगा, 24 होगा, 25 होगा या 30 होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब इतना आगे ना जाए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चले आप 23 से 24 तक कह दें, लेकिन 30 तक तो ना कहें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है अगर तो बैकफुट पे खेलेंगे, अगर एक कमजोर सियासतदान जो चाहता है कि एक पूरी रोजी पिक्चर हो, एक पूरा जो है वो मखमल की सेज हो, उसके ऊपर उनको दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है वो अगर तो ये समझ कि जो साहब हैं उनको अगर चैलेंज लेना है एक लीडर के तौर पर, तो फिर और बात है, उनको फिर तैयारी करके आना चाहिए। लेकिन वो अभी बरतानिया में नाजो नखरे में पल गए हैं और उनकी उम्र जो है वो अब इजाजत नहीं देती कि कोई सख्ती झेल पाए, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 110%
गारंटी दे दे, लेकिन 110% कोई गारंटी ना देगा ना उनको दिलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक उनके मुताबिक जो इस टाइम पे उनके हवाले से बयानिया है वो कोई ज्यादा जो है वो पुरकशिश नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा, चलिए ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है जी जी, तो उसकी नजाकत को समझें कि एतबार उठ गया। आमिर ज़िया साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी मैं सिर्फ ये करूंगा कि गौहर साहब को मैं ये करूं, इन्होंने फौरन इल्जाम लगाया कि बायस हम बात करते हैं। मैंने जो भी किया वो आपके रिकॉर्डेड ऑफिशियल फिगर्स दिए, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि 2013 से 18 तक नवाज शरीफ साहब की नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान का बुलंद तरीन करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी। और ये जिस इन्फ्लेशन कम की बात करते हैं, जाहिर है कि अगर ग्लोबल प्राइसेस कम हो तो मतलब है वो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद ये जो लिखा जाएगा कि आपने जो बिना सोचे समझे बिजली घर लगाए, और साहब देखिए ना, आपने कहा था आमिर ज़िया साहब को अपनी बारी में आप बोलिएगा, मुझे पहले बोलेंगे, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया कि हमें नहीं पता है कि बिना सोचे समझे इन्होंने बगैर कहते हैं एनर्जी मिक्स का ख्याल किए हुए, कभी आप एनर्जी पे प्रोग्राम कीजिएगा, मैं इनको बताऊंगा कि जो जुल्म किया गया है इस तरह के बिना सोचे समझे जो आपने बिजली घर लगाए अनप्लान्ड, और आपने तमाम के तमाम महंगे फर्नेस ऑयल के और उनके लगाए कि जिसको हम बिजली इस्तेमाल ना करें हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। आज बिजली लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद कैपेसिटी पेमेंट इतनी है और उसका जो पूरी जिम्मेदारी आती है वो नून लीग पर आती है। और आपकी जो डिवेल्यूएशन की जो जिम्मेदारी आती है 57.4% पीडीएम के दौरे हुकूमत में, ये नून लीग पर आती है। आप गिनते चले जाएं, 30% चले, बड़ा गुनाह किया पीटीआई ने, मानते हैं, हम कोई तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन आपने क्या किया? आपने 30% कर दिया, किस मुंह से आप आवाम के पास जाएंगे? ठीक है ठीक है, अली गौहर साहब, आमिर ज़िया साहब, मेरे ख्याल से अली गौहर साहब सामने बैठे हैं। अली गौहर साहब आखिरी मिनट है, इस पे अगर आप कमेंट करना चाहे, जवाब देना चाहे आमिर ज़िया साहब की बात। पहली बात तो ये है कि आमिर साहब ने मेरा नाम कोट किया है। पहली बात तो ये कि मैंने एक जनरल बात की है, मैंने इनके बारे में बात नहीं, मैंने बायस्ड क्या है कि माशरे में बायस्ड बातें की जा रही हैं, बायस्ड तजियाकार हैं, बायस्ड एंकर हैं, लेकिन आखिर में ना जाहिर है कि जिन लोगों को उस वक्त 4% महंगाई की रेशो अच्छी नहीं लगती, जिन लोगों को उस वक्त बिजली क्राइसिस जो कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था वो अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को ये नज़र नहीं आता कि चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट ने 4 साल में आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट पेशावर तक में नहीं बना सके, जिन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, जो फोरेंसिक लैब आज तक नहीं बना सके, जिनकी लिफ्टें आज भी वो मतलब आप देख रहे थे कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था उन सारी चीज़ों को चेक करने का कि जिस वजह से वो हादसा पेश आने लगा था। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को वो नजर नहीं आता, आखिर में मैं सिर्फ एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शेर आपने किसको डेडिकेट किया ये भी समझ नहीं आई। ठीक है जी जी, अब्दुल्ला साहब आपका लास्ट कमेंट। किसी को भी नहीं किया, मेरा नून लीग को कर दिया उन्होंने, दोहराया है जो नून लीग को कर दिया, नून लीग के नाम वैसे लाइटर नोट पे क्या चले, अली साहब नाराज होने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला साहब आपका लास्ट कमेंट। जी डॉक्टर साहिबा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आमिर ज़िया साहब ने फिगर्स कोट किए हैं, शेर सुना दें जी। इंतहाई शख्सियत हैं और उन्होंने फिगर्स कोट किए हैं, उसके अंदर ना वो बायस्ड हैं, सबको पता है कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है और वो पाकिस्तान की बात रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें एक मुहिब्बे वतन भी बायस्ड हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आमिर साहब होंगे या नहीं होंगे ये तो आवाम बेहतर फैसला करती है। चलिए टाइम ऊपर जा रहा है, ठीक है, किसी दिन स्पेशल बुलाते हैं आमिर ज़िया साहब और अली गौहर साहब, फिर साथ अब्दुल्ला साहब आपको भी बुला लेंगे, तैयब आप एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तैयब आप भी आखिर में कुछ शेर पढ़ना चाहें तो, या क्लोजिंग की तरफ चली जाऊँ? आप क्लोजिंग की तरफ चली जाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर आपने शेर की फरमाइश कर ही दी है तो मैं शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक बात हो रही थी, तो हम तो यही समझते हैं कि इंशाल्लाह उनको आना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ के शायद जो वोटर्स हैं वो अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि तेरे हिजर में घुल घुल के मैं आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।